अब हमारे पास लास्ट टेक्निक है इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसको ICP-MS भी बोला जाता है। मतलब इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा टार्च को यूज़ किया गया है और उसके साथ मास स्पेक्ट्रोमेट्री को कपल किया गया है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर कि ये फ्रेगमेंट्स को या मास टू चार्ज रेशियो की बेसिस पे चीज़ों का एनालिसिस करती है। Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) is an analytical technique used for अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस। अल्ट्रा ट्रेस से क्या मतलब है, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर अगर एनालाइट है तो उसको भी ये डिटेक्ट करवा देगी आपके पास। मतलब लाखों में 1, 2, 3 एटम 4 एटम हो तो उनको भी ये पता करवा देती है। और ये दो टेक्निक्स का कपल है, मतलब एक तो ICP टार्च और उसको हमने किसके साथ जोड़ दिया है, मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ। ठीक है ना। इट इज़ जस्ट लाइक आप एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर देखें तो एक कंपोनेंट को दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे आपके पास अगर HP का LCD है तो डेल का कंप्यूटर जोड़ दिया, तोशिबा का माउस जोड़ दिया, और इस तरह की कम्बिनेशन बना बना के लोग चीज़ें चला रहे होते हैं। Used for detection and quantification of elements based on the mass to charge ratio m/z. ICP-MS is widely used in environmental, pharmaceutical, food safety and biomedical application due to its high sensitivity, parts per trillion level of detections and multi-elemental capability. एक चीज़ आप याद रखें कि पार्ट्स पर मिलियन बड़ी कंसंट्रेशन है, पार्ट्स पर बिलियन उससे छोटी कंसंट्रेशन है, और पार्ट्स पर ट्रिलियन सबसे छोटी कंसंट्रेशन है। पार्ट्स पर मिलियन का अंदाज़ा लगाना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं 1000 लोगों के अंदर 10 लोग ख़ास। पार्ट्स पर बिलियन का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1000 लोगों के अंदर 3 या 4 लोग ख़ास। और पार्ट्स पर ट्रिलियन का मतलब है 1000 लोगों के अंदर कोई एक ख़ास बंदा। तो मतलब छोटी कंसंट्रेशन, सैल्यूट की बहुत कम मिकदार। आगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ ICP-MS क्या है। हमने पहले देखा है कि इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा किससे जोड़ा है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। तो अब आप देखें कि ये जो हिस्सा है ये वाला हमारा है ICP टार्च वाला हिस्सा जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। और अब इसको मास स्पेक्ट्रो या डिस्क्रिमिनेटर के साथ जोड़ दिया है। मास स्पेक्ट्रोमीटर भी बोल सकते हो या मास डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है तफरीक करना, मतलब मास की बेसिस पे चीज़ों को अलहदा करना। मतलब 5 ग्राम पर मोल वाले एक साइड पे हो जाएं, 6 वाले एक पे, 10 वाले एक पे, तो इस तरह चीज़ों को मास की बेसिस पे अलहदा करना। अब आप समझ सकते हैं इस टेक्निक का काम क्या होगा। हम सैंपल लेंगे, सैंपल को नेबुलाइज करेंगे, नेबुलाइज करके एरोसोलिक फार्म के अंदर होगा तो वो ICP टार्च के पास जाएगा। ICP टार्च जो होगी वहाँ पे चीज़ों को डीग्रेड करेगी। अब ये याद रखना, डीग्रेड का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन कहाँ से करेगी चीज़ों को, पोलर बॉन्ड से। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग इसको एलेबोरेट करें, आपके सैंपल के अंदर मेटल बाइंड है हाइड्रोजन के साथ और फ्लोरीन के साथ। सो अल्टीमेटली जब ये सैंपल से होता ये आपके पास ICP टार्च के पास आएगा तो इनमें से पहले फ्लोरीन अलहदा होगा क्योंकि ज़्यादा बॉन्ड पोलर है। फ्लोरीन अलहदा होके इसका अपना एक एटॉमिक वेट है, हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगा, इसका एक अलग एटॉमिक वेट है, मेटल अलग हो जाएगी, इसका अलग एटॉमिक वेट है। इन ये तीन चीज़ों को मास स्पेक्ट्रोमीटर अलग अलग जगह पे फाल करवाएगा और अल्टीमेटली ये तीन चीज़ों की 3 पीक्स आ जाएंगी। आपने मास स्पेक्ट्रोग्राफ देखा होगा, इस तरीके की पीक्स आती हैं उसके अंदर ये। ठीक है ना। तो जितनी हाइट होती है उतनी अबंडेंस होती है। तो
आप ऐसे समझ सकते हैं कि मास की बेसिस पे चीज़ों को ये अलहदा करवाएगी। अब इसके अंदर कोई रेडिएशन डिटेक्टर नहीं लगा हुआ, ये फ़र्क करना है आपने। ICP AES के अंदर क्या होता था कि एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती थी। एक्साइटेशन प्लाज्मा करवाता था और डी एक्साइटेशन खुद ब खुद होती थी, फोटान निकलते थे, डिटेक्टर पड़ा होता था आगे और लाइट को वो सेंस करता था। लेकिन अब मास स्पेक्ट्रोमीटर तो लाइट को सेंस नहीं कर सकता। तो अब ये जो है आर्गन प्लाज्मा, ये चीज़ों को तोड़ता है वीक प्लेसेस से, जहाँ जहाँ से चीज़ें कमज़ोर होती हैं, और वहाँ से तोड़ के चीज़ों को मुख्तलिफ़ प्लेसेस पे गिरवाता है और फिर वो हमारे पास पीक्स आती हैं जो कंप्यूटर से एनालाइज कर ली जाती हैं। इसकी एक और इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम से हम लोग समझते हैं। अब ये हमारे पास सैंपल है, ये वाला जो चीज़ है, अब आपके पास ये प्लाज्मा वाला सारा सिस्टम ICP वाला, और इससे चीज़ें ब्रेक डाउन होके यहाँ से पास होंगी लेंसेज में से, और फिर क्वाड्रापोल आपके पास 4 ट्यूब्स होती हैं जो चीज़ों को मास की बेसिस पे अरेंज करवाती हैं। जो छोटी मॉलिक्यूलर वेट वाली होती हैं वो आगे चली जाती हैं, जो भारी वाली होती हैं वो पीछे रह जाती हैं। और इस तरीके से छोटे वाली जब पहले पहुंचेगी तो उनका एक सिग्नल आ जाएगा, उससे बड़े वाली पहुंचेगी तो उससे बड़ा सिग्नल आ जाएगा, ऐसे समझ सकते हो। उसके बाद उससे बड़ा सिग्नल, उससे बड़ा सिग्नल। तो जितनी चीज़ों के अंदर कोई चीज़ टूटेगी उतनी पीक्स आ जाएंगी, जैसी हाइट होगी उसकी अबंडेंस हो जाएगी। सो दिस इज़ होल अबाउट इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ ICP-MS। दोबारा सुन ले, ICP-MS के अंदर चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं और ICP-AES के अंदर एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होती है। आगे हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ICP-MS एनवायरमेंटल एनालिसिस के अंदर देखा जाए, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, डिटेक्शन ऑफ हैवी मेटल्स, लेड, आर्सेनिक, मर्करी इन ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर एंड नेचुरल वाटर रिसोर्सेज। सॉइल एंड सेडिमेंट एनालिसिस के अंदर देखा जाए तो मॉनिटरिंग मेटल कंटेमिनेशन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सॉइल्स के अंदर। ये सारी वही एप्लीकेशन लगभग हैं जो कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन फोटोमेट्री के अंदर हम लोगों ने देखी। एयर पोल्यूशन एनालिसिस में भी इस्तेमाल किया जाता है, पार्टिकुलेट मैटर फॉर ट्रेस मेटल कंटेंट्स। सेकंड वन है क्लिनिकल एंड बायोमेडिकल एप्लीकेशंस, ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस इन बायोलॉजिकल सैंपल्स, मेजरिंग एलिमेंट्स इन ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, यूरिन के अंदर, हेयर एंड टिश्यूज़ के अंदर, फॉर डायग्नोस्टिक एंड न्यूट्रिशनल स्टडीज़। ठीक है ना, फोरेंसिक साइंस के अंदर जनरली इसका इस्तेमाल होता है। जैसे ब्लड के अंदर किसी इंसान ने अगर अल्कोहल पी ली है तो अल्कोहल कितनी है उसके अंदर, या कोई पॉइज़न ले लिया उसने, वो कितना ब्लड के अंदर गया है, या कोई और ड्रग कितनी गई है उसके अंदर, यूरिन के अंदर क्या क्या इसने इंटेक किया था, क्योंकि अल्टीमेटली यूरिन के अंदर आने वाली है वो सारी चीज़ें। हेयर्स की टेक्सचर कैसा है, और उसके बाद टिश्यूज़ बॉडी के कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें इससे देखी जा सकती हैं। आइसोटोप रेशियो स्टडीज़ यूज्ड इन मेटाबॉलिक ट्रेसिंग, डिजीज़ रिसर्च एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स से क्या मुराद है, एक दवाई जो आपने बनाई है लैब के अंदर वो कितनी देर में जाके असर करती है और उसका कितनी देर इफ़ेक्ट रहता है, वो चीज़ देखने के लिए या उस चीज़ को स्टडी किया जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। लाइक यूजिंग द स्टेबल आइसोटोप्स जिंक 70, आयरन 57। टॉक्सिकोलॉजी, डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स, कैडमियम लेड इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, यूरिन, ब्लड, और उसके बाद स्टमच फ्लूइड, सलाइवा, स्वेट, इसके अंदर देखने के लिए पॉइजनस चीज़ों को इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड वन है फूड एंड बेवरेज टेस्टिंग। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को एनालाइज करवाती हैं गाय बगाए। एनालिसिस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, टॉक्सिक मेटल सच एज लेड, मर्करी एंड आर्सेनिक आर डिटेक्टेड। न्यूट्रिशनल लेबलिंग, क्वांटिफिकेशन ऑफ इसेंशियल मिनरल्स, आयरन, जिंक, कैल्शियम। आपने देखा होगा विटामिन्स की जो टैबलेट्स होती हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर प्रेस्क्रिप्शन लिखी होती है कि इसके अंदर जिंक कितना है, कैल्शियम इतना है, आयरन इतना है। वो कैसे उनको पता लगता है कि एक गोली के अंदर कितना है, तो वो भी इस टेक्निक से देखा जा सकता है। क्वालिटी कंट्रोल, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, FDA या EU। ठीक है ना, यूरोपियन या फेडरल जो कंपनीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग
जो वो स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। लोग देखते हैं, ये कंपनीज देखती हैं कि हमारी आया कि प्रोडक्ट उनके म्यार पे पूरा उतरती भी है कि नहीं। जस्ट लाइक पाकिस्तान के अंदर जो पैनाडोल की गोली है, टैबलेट है, उसका अलग पैरामीटर या पोटेंसी है, और उसी फार्मूले का पोटेंसी यूरोप के लोगों के लिए अलग है। तो यूरोप की गवर्नमेंट के अंदर या गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल सेट किए हुए हैं कि इतनी पोटेंसी वाली मेडिसिन होनी चाहिए पैनाडोल एक टैबलेट के अंदर, और सिमिलरली वे कंट्रीज़ टू कंट्री ये वेरी करती चली जाती है। जियोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज के अंदर भी इसका इस्तेमाल है। जियोकेमिकल एनालिसिस, स्टडिंग रॉक्स एंड मिनरल कंपोजिशन, जितने भी रॉक्स आपको मिलते हैं पुराने पुराने, तो इनकी कंपोजिशन और ये किस किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स हैं या डेपोजिटरी रॉक्स हैं, ये सारा वो इसके अंदर एनालिसिस किया जाता है। आइसोटोप जियोकेमिस्ट्री, रेडियोजेनिक आइसोटोप डेटिंग, यूरेनियम, लेड, समारियम, नियोडानियम डेटिंग वगैरह की जाती है। डेटिंग से मुराद होता है किसी चीज़ की एज फाइंड करना। अब इसको अगर हम लोग समझना चाहें, क्योंकि ये आइसोटोप डेटिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक पत्थर मिला है और उस पत्थर के अंदर आपको मिला है 5 ग्राम यूरेनियम, और लैब के अंदर भी आपको 5 ग्राम यूरेनियम रखा हुआ है। अब आपको ये तो पता है कि ये लैब के अंदर 5 ग्राम यूरेनियम कितने अरसे में बना है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितने भी होते हैं ये ऑटोमेटिकली डिग्रेड होते हैं, तो ये हाफ होते चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता चला कि ये 5 ग्राम यूरेनियम जो है ये 10 सालों में बना है। इसका मतलब क्या है कि ये पत्थर 10 साल पुराना है, क्योंकि इसके अंदर 5 ग्राम यूरेनियम पाया गया है। तो इस तरह एक कंपैरेटिव हम लोग डेटिंग करते हैं, ये चीज़ों को कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट आइसोटोप लैब के अंदर और जो चीज़ों के अंदर मिलते हैं। इसी तरीके से कार्बन डेटिंग की जाती है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स एनालिसिस, रेयर अर्थ से क्या मुराद है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वैल्यूएशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स इन जियोलॉजिकल सैंपल्स, तो वो भी हम लोग ज़मीनी जो सैंपल्स होते हैं उनमें से कितनी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या मेटल्स मौजूद हैं वो देखने के लिए एनालिसिस करते हैं या इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमें पता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ही प्रीशियस हैं, इसीलिए उनको रेयर अर्थ मेटल्स बोला जाता है, बिकॉज उनकी अबंडेंस बहुत ही कम है। फिफ्थ वन है इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रा ट्रेस इम्प्योरिटीज़ इन मटेरियल्स एंड केमिकल्स। अब आपको पता होना चाहिए जैसा कि सिलिकॉन है ये प्योरेस्ट होना चाहिए 99.999%, तभी ये कहीं यूज़ हो सकता है मोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो इनके अंदर इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए भी हम लोग ICP-MS का इस्तेमाल करते हैं। मेटलर्जी, कंपोजिशन एनालिसिस ऑफ अलॉयज़ एंड मेटल्स, कि कोई अलाइज़ क्या होता है, आपके पास मेटल और मेटल का सोल्यूशन, इनके दो मेटल्स हैं आपके पास, वो आपने दोनों को पिघलाया और मिक्स कर दिया, वो अलाई बन जाएगा। अब यानी कि आपको अलाई दे दिया जाए और पूछा जाए कौन कौन सी मेटल्स हैं, तो आप ICP-MS करेंगे उसका। और मेटलर्जी क्या होती है, ज़मीन से मिनरल को निकाल के ओर बनाना और ओर से मेटल को हासिल करना मेटलर्जी कहलाता है। क्वालिटी कंट्रोल इन प्रोडक्शन, मॉनिटरिंग टेस्ट कंटेमिनेंट्स इन हाई प्रायोरिटी मटेरियल्स। न्यूक्लियर साइंसेज के अंदर भी इसका यूज़ है। आइसोटोपिक एनालिसिस, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम आइसोटोप रेशियो डिटर्मिनेशन फॉर न्यूक्लियर फोरेंसिक एंड सेफगार्ड्स। रेडियो एक्टिव वेस्ट मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग रेडियो न्यूक्लाइड कंटेमिनेशन। कई इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, ये अपना जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, जस्ट लाइक रेडियो जनरेटर्स, मतलब जो हमारे रेडियो एक्टिविटी बेस एनर्जी जनरेटर्स होते हैं, उनका जो फ्लूइड होता है वो कहीं जा तो नहीं रहा किसी नाले के अंदर, पानी के अंदर सीप तो नहीं कर रहा, तो उसका सैंपल लेके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो नहीं है। फोरेंसिक साइंस के अंदर भी है एलिमेंटल फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग से मुराद होता है कोई एक ख़ास चीज़ जो यूनिक हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स इन फोरेंसिक सैंपल लाइक ग्लास, गन शॉट, रेजिड्यू, इंक्स। आइसोटोप ट्रेसिंग, डिटर्मिंग जियोग्राफिक ओरिजिन ऑफ मटेरियल और सब्सटेंसेस। तो बहुत सी एप्लीकेशंस हैं इनकी, ये मेन थी।
इनको एक बार पढ़ के जितनी याद रहती हैं आपको, दे आर मोर देन इनफ। तो इंटरनेट के ऊपर बुक्स के अंदर आपको ICP MS की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन मिल जाएंगी।